नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंडली का पांचवा घर और वहाँ बैठे हुए सभी ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, कालपुरुष की कुंडली में ये घर होता है सूर्यदेव का। और सूर्यदेव क्या हैं? सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। दोस्तों, इस घर से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? अगर कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इवन लॉटरी में, या ऐसे जो भी जगह होती है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिला, जैसे बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है वो परसेंटेज अलग है। लेकिन जो हमें बैंक के थ्रू, लॉटरी के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, सट्टा के थ्रू जो पैसे कमाए जाते हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। प्रेम संबंध, प्रेमी या प्रेम जो संबंध है उसके बारे में भी यहीं से विचार किया जाता है, या आप कह सकते हैं रोमांस। इसके अलावा जो हम कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई इंसान बैचलर डिग्री करने गया, मास्टर डिग्री करने गया, वो भी यहाँ से देखा जाता है। भाग्य का विचार भी यहाँ से किया जाता है। हालांकि भाग्य का जो मेन विचार है वो 9th हाउस से होता है, लेकिन ये क्योंकि 9वें से 9वां भावत भाव के हिसाब से होता है, तो इसलिए यहाँ से भाग्य का भी विचार किया जाता है। कोई इंसान कितना बुद्धिमान होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी का विचार और पेट का विचार। और दोस्तों, ये जो स्थान है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक त्रिकोण स्थान है। हमारे जो पूर्व पुण्य हैं, यानी हमने पिछले जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, उसका भी कनेक्शन यहीं से आता है, पास्ट लाइफ का। और इसे कुंडली का अनप्रेडिक्टेबल या अनिश्चित घर भी कहते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉटरी में हमने पैसे लगाए, निकलेगी नहीं निकलेगी हमें क्या पता। स्टॉक मार्केट में लगाए, पता नहीं मार्केट क्रैश ना कर जाए। प्रेम संबंध हुए, आगे चल के मैरिज होगी या नहीं होगी, पता नहीं। इसके अलावा हम कॉलेज में पढ़ने गए लेकिन वहाँ पढ़ाई सही से नहीं कर रहे, मित्र मंडली से घूम रहे हैं, उनसे प्रभावित हैं। या प्रेगनेंसी हुई, उसका आउटकम क्या होगा। इसके अलावा पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए थे हमें पता नहीं है, तो इसलिए इस घर को अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं। वहीं क्योंकि यहाँ से संतान का भी विचार होता है, अब संतान क्या करेगी ज़िंदगी में, उसका भी हम एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक कहावत बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि इतना धन कमा के क्या करोगे संतानों के लिए, अगर संतान अच्छी होगी तो खुद कमा लेगी, और नहीं अच्छी होगी तो आपके किए हुए पैसे को भी गंवा देगी। तो इसलिए इस घर को कुंडली का अनप्रडिक्टेबल या अनिश्चित घर कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस घर के कारक प्लैनेट कौन से हैं। इस घर के जो कारक प्लैनेट हैं उनमें से एक है चंद्रमा, एक है बृहस्पति और एक है बुध। तभी जब भी हमें कोई देखना होता है कि किसी के इंसान में, जैसे मैं महीने के जो वीडियोस बनाता हूँ कि उसकी लाइफ में कौन आएगा या उसका प्रेमी कौन होगा, तो इसका जो विचार होता है वो चंद्रमा की मूवमेंट से किया जाता है कि चंद्रमा और शुक्र अगर साथ में हो या युति में हो तो फिर प्रेम संबंध बन सकते हैं। बृहस्पति आप जानते हैं, संतान के लिए बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेम विवाह हो या बृहस्पति की, जैसे किसी की कुंडली में बृहस्पति 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हो तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो उसकी लाइफ में प्रेमी आ सकता है, या प्रेम संबंधों में प्रखरता बढ़ती है, यानी मधुरता बढ़ती है। बुध, अब कोई इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई करेगा, कॉलेज में जाएगा, बुध अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी करेगा। इतनी जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सामने आप जो देख रहे हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा अपना हाउस है, कहाँ वो उच्च के होते हैं और कहाँ नीच के होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। और इन जनरल ये सारे देवता ग्रुप में आते हैं और ये दानव ग्रुप में आते हैं। और इनमें जो बुध देव हैं इनकी चंद्रमा और मंगल से नहीं बनती। तो ये इनकी आपस में, जो मैं पिछले वीडियोस में लेसन 1 to 3 में बता चुका हूँ, तो वो आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे, डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो एक एक करके प्लेलिस्ट पे वीडियोस पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा महीना कैसे जाएगा उसके भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, फेमस सेलिब्रिटीज़ के भी, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे 9/11 हुआ था उसके भी वीडियोस बनाता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, इससे यूट्यूब इसको और फैलाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। अब सूर्य देव जो हैं ये हैं ग्रहों के राजा। कालपुरुष की कुंडली में तो इन्हीं का घर बनता है, पांचवा घर। तो यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे तो ऐसा इंसान काफ़ी कुशाग्र होगा, तेजस्वी होगा, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ काफ़ी बली भी माने जाएंगे तो इसलिए वो थोड़ा क्रोधी भी होगा।
पढ़ने में अच्छा होगा और उसकी जो मेमोरी पावर है यानी कोई भी चीज़ रटना या उसको याद रखना वो काफ़ी अच्छी होगी। अब सूर्य की एक ही दृष्टि है, यहाँ बैठे सूर्य की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको वो अच्छा पैसा वगैरह इकट्ठा कर लेता है। उसे सरकार की तरफ से भी यानी गवर्नमेंट फेवर्स भी मिलते हैं, मान सम्मान भी काफ़ी मिलता है और पैसे भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों अगर सूर्यदेव यहाँ पे अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो उसके शुभ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे इंसान को कई तरीके के सुख प्राप्त होंगे, विद्वान भी होगा, यशस्वी होगा, अच्छा पद भी प्राप्त होगा गवर्नमेंट की तरफ से या अगर प्राइवेट में भी काम कर रहा है, और वो मेहनती और पराक्रमी और साहसी भी होगा। संतान भी उसको सुख देगी। ऐसे इंसान के पुत्र होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर सूर्य नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो फिर पढ़ाई में दिक्कत आएगी, संतान को दिक्कत आएगी या संतान से दिक्कत होगी। ऐसे इंसान को निंदा यानी मान सम्मान कभी ना कभी उसका वो घात हो सकता है, यानी उसको कोई अच्छी वो काम कर रहा था लेकिन वहाँ पे बदनामी का योग बन सकता है, तो निंदा का पात्र बन सकता है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों चंद्रमा के बाद अब हम आगे बात करते हैं, सॉरी सूर्य के बाद आगे बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा जो है एक सौम्य प्लैनेट है, तो ये जहाँ भी जाएगा तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा जो है ये बुद्धिमान बनाएगा इंसान को, धैर्यवान बनाएगा, ऐसा इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा और वो जनता में भी प्रिय होगा। दोस्तों फोर्थ हाउस जनता का होता है और फिफ्थ हाउस जनता का धन होता है। तो चंद्रमा यहाँ बैठा होगा तो ऐसा इंसान जनता से भी धन प्राप्त कर सकता है, जैसे यूट्यूबर बनना, इन्फ्लुएंसर बनना या एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, तो उसको चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा इंसान मेधावी होगा, तेजस्वी होगा, मीठा बोलेगा, जो भी काम करेगा उसको वो जल्दी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। तो जहाँ भी बैठते हैं तो उस चीज़ों को हलचल थोड़ी बढ़ा देते हैं। जैसे शनिदेव टोटली ऑपोजिट हैं, जहाँ बैठते हैं स्लो डाउन कर देते हैं इंसान को, जैसे सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इंसान की वाणी को गंभीर कर देते हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा बैठे होंगे तो वो इंसान जल्दी काम करने करेगा और उसको गीत संगीत एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये चंद्रमा इंसान को थोड़ा चंचल भी बनाएगा। अब यहाँ बैठे चंद्रमा की क्योंकि एक ही दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, इसकी वजह से वो काफ़ी सुखी होगा, लोगों में फेमस होगा, आयु भी लंबी होगी। दोस्तों जो 11th हाउस होता है वो छठे से छठा है, तो इसलिए आयु का भी या जब हम विचार करते हैं बीमारी का भी तो 11th हाउस को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जातक जो भी होगा वो ईमानदारी से अपनी इनकम करेगा, यानी वो गड़बड़ करके पैसे कमाने के चक्कर में नहीं रहेगा। ऐसे इंसान को दूध या सफ़ेद वस्तु का अगर वो काम करता है तो उसकी अच्छी उसको आय हो सकती है। अगर चंद्रमा मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ये मैंने जो शुभ फल बताए ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे इंसान को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, उसकी संतान बहुत अच्छी होगी, उसे संतान से बहुत प्रेम उसका रहेगा। जो ऐसा इंसान होगा वो अपनी इच्छाएं अपनी मेहनत से पूरी कर लेगा और वो दयालु भी होगा, और इवन जो अलग अलग एनजीओज़ वगैरह होते हैं उनको वो डोनेशंस वगैरह भी करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे शत्रु या नीच राशि में हुए तो फिर पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी, पैसा इकट्ठा करने में भी दिक्कत आएगी, उसके अपनी जो संतान है उन्हीं से उसे परेशानी होगी, दुख होगा, बदनामी दिलाएंगे वो, और ऐसे इंसान का फिर जीवन तनावपूर्ण और चिंता से ग्रसित हो जाता है और कई बार उसे कई सारे विवादों का भी सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा के ऐसे फल मिलते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं मंगल देव पे। मंगल देव जो हैं इनकी तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब मंगल देव अगर पंचम स्थान में बैठे हों तो पंचम स्थान के मंगल जो भी हैं, मंगल क्योंकि उन एनर्जी हैं, जैसे पहले घर, चौथे घर, सातवें, आठवें, 12वें हो तो मांगलिक दोषी बना देते हैं, जहाँ भी जाते हैं ऊर्जा भर देते हैं। अब मैंने अभी रिसेंटली जैसे प्रियंका चोपड़ा जोनस का चार्ट बनाया था, उनके 6th हाउस में मंगल हैं और देखिए आप, उन्होंने कंपटीशन जीता मिस वर्ल्ड का और उस दिन की भी कुंडली जो है उसमें 6th हाउस में ही मंगल थे, यानी कुंडली की घटना गोचर में भी घटित हो रही थी। तो मंगल जहाँ भी जाएगा ऊर्जा भर देगा। तो पंचम स्थान में आ गया तो वो थोड़ा स्वभाव को उग्र बनाएंगे, ऐसे इंसान को क्रोध जल्दी आ जाएगा, वो जल्दी ही व्याकुल भी हो जाएगा और उसके अंदर थोड़ी धैर्य की कमी होगी। लेकिन इंसान बुद्धिमान ज़रूर होगा, यानी वो अगर कोई एक बार अपना वो उसने कोई डिसीज़न ले लिया तो वो काम कर लेता है, यानी ज़िद्दी होगा लेकिन अपनी मनमानी करेगा लेकिन काम भी पूरा करेगा, ये ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी उससे उसके जो भी आय का स्थान है तो उसकी वजह से उसको धन ज़रूर प्राप्त होगा, यानी धन के लिए अच्छा रहेगा। अब मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि भी होती है वो पड़ेगी 8th हाउस पे, क्योंकि 1 2 3 4, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है
वो 8th हाउस में पड़ेगी, जिसकी वजह से पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ बैठे चंद्रमा, यहाँ बैठे मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो 12th हाउस में पड़ेगी, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा चिंता वाला रहेगा, यानी उसको थोड़ी चिंताएं ज़्यादा सताएंगी। अगर मंगल यहाँ पे मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो ऐसे इंसान को फिर धनी बनाता है। लेकिन फिर भी मंगल जहाँ पे बैठा हुआ संतान सुख में थोड़ा प्रेम, थोड़ा कमी कर देता है। यानी संतान के प्रति शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगी, या संतान को कोई दिक्कत होगी, या रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होगी संतानों के साथ। इवन संबंधियों के साथ भी उनके तनाव वाली स्थिति होती है। और अगर शत्रु और नीच राशि में मंगल हो गए तो फिर गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, वो थोड़ा इनवर्ट टाइप का होगा, यानी वो बाहर मुखी अंतर्मुखी, तो थोड़ा अंतर्मुखी टाइप का होगा। और मानसिक रूप से भी उसे थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, शिक्षा में भी दिक्कत आएगी और संतान की भी चिंता रहेगी। तो 5th हाउस का मंगल ऐसा रिजल्ट देता है। दोस्तों अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव जो है एक नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, और इनको तो प्रिंस का ही दर्जा प्राप्त है। और ये अकेले प्लेनेट हैं जो अपनी ही राशि में यानी 6 नंबर में उच्च के होते हैं। बाकी सभी ग्रह कहीं और जाके उच्च के होते हैं, ये अकेले हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो राजकुमार हैं। और ये मैंने बताया कि यहाँ पे वो कारक भी हैं, क्योंकि बुद्धिमान कॉलेज की पढ़ाई, वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। पंचम स्थान में अगर बुध होगा तो ऐसा इंसान हमेशा खुश रहने वाला होगा, तेजस्वी होगा, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होगी, और अनेक तरह के सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा इंसान सदाचारी होगा, सही रास्ते पे चलने वाला होगा, और उसको जो कविताएं वगैरह हैं उसमें उसको काफ़ी रुचि होगी। उसका बिहेवियर भी लोगों की तरफ काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों 5th हाउस में अगर बुध होंगे तो इनकी तो एक ही दृष्टि है जो पड़ेगी 11th हाउस पे। तो इस वजह से ऐसे इंसान के जो आय है वो अच्छी होती है। और बुध क्योंकि बिजनेस के ही कारक हैं, तो ऐसा इंसान कई तरीके के बिजनेस से भी पैसा इकट्ठा करता रहता है। अब बुध वहीं पे अगर मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, या अपनी ही राशि में हो, तो फिर तो कहना ही क्या, उसको शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी, अनेक तरीके के सुख प्राप्त होंगे, वैभव मिलेगा, उसका जीवन जो है बहुत आनंद में बीतेगा, और जीवन के सारे जो आनंद हैं वो उठाएगा। लेकिन बुध अगर शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर शिक्षा में भी दिक्कत आएगी और जीवन दिक्कत भरा रहेगा, और ऐसे इंसान को फिर व्यापार में भी दिक्कत हो सकती है। तो बुध के ये रिजल्ट हमने जाने। दोस्तों बुध के बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव नैसर्गिक तौर पे एक शुभ प्लेनेट है, यानी इनसे ज़्यादा शुभ प्लेनेट कोई भी नहीं है। किसी कुंडली में बथेरे कई सारे वो बन रहे हों दुर्योग, अकेले बृहस्पति अच्छे बैठे हों, उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो बहुत सारे जो कष्ट हैं उनका निवारण अकेले बृहस्पति करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब अगर 5th हाउस में गुरु बैठे हों तो ऐसा इंसान आस्तिक होगा, यानी धर्म के प्रति उसकी पूरी रुचि होगी, यशस्वी होगा, साहसी होगा, और वो डिसिप्लिन से चलने वाला होगा, यानी नीति कुशल होगा, और अपनी फैमिली में, फैमिली ट्री में भी काफ़ी अच्छे श्रेष्ठ गुणों वाला इंसान होगा। अब बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां हैं, जो है पंचम, 7th और 9th। जो इनकी 7th दृष्टि है वो पड़ेगी 11th हाउस पे, जिसकी वजह से ऐसे इंसान की जो आय है वो स्थिर रहेगी, यानी स्टेबल इनकम उसको होती रहेगी। भाग्य स्थान पे 5वीं दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली होगा और धर्म में इंटरेस्ट लेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धर्मात्मा होगा। इसके अलावा जो इनकी 9th दृष्टि है वो पड़ेगी लगन पे, जिसकी वजह से इंसान इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, विद्वान होगा, स्वाभिमानी होगा, और बोलने में भी बहुत स्पष्ट होगा, यानी उसे क्या बात बोलनी है वो सही तरीके से बोल देगा। अब अगर मित्र राशि में गुरु हो, अपनी राशि में, उच्च राशि में हो, फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसा इंसान शिक्षा में बहुत अच्छा करता है, पढ़ाई में बड़े अच्छे नंबर लेता है, तो उसकी शिक्षा आसानी से हो जाती है। जैसे कई लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं तो जो स्कॉलरशिप लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 5th हाउस में गुरु होता है तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, और वो भी मित्र राशि में हो, अपनी राशि में, उच्च राशि में हो। ऐसे इंसान की भाषा बहुत अच्छी होगी, और वो विद्वान बनेगा, और कई तरीके के जो शास्त्र होते हैं, अलग अलग जो एजुकेशन की अलग अलग साइंसेज हैं उनमें इंटरेस्ट लेगा। संतान प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर गुरु यहाँ पे शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो फिर संतान डिले होती है, यानी डिलेड चाइल्ड बर्थ होता है। शिक्षा में भी दिक्कत आएगी, तो ये शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रहे कि गुरु नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं, तो इनकी जो दृष्टियां हैं उनका फिर भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भले ही गुरु यहाँ पे नीच राशि में हो या फिर शत्रु राशि में हो।
क्योंकि एक कारण ये भी है कि सूर्य का ये घर है कालपुरुषी कुंडली में, तो बृहस्पति देव यहाँ बैठ के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं शुक्र देव की। अब शुक्र देव जो हैं ये भी शुभ ग्रह हैं। ये गुरु के बाद जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह आते हैं उनमें शुक्र का ही नाम आता है। अभी रिसेंटली मैंने शाहरुख खान उनका भी बनाया था चार्ट, उनके फिफ्थ हाउस में ही शुक्र है। अब फिफ्थ हाउस में अगर शुक्र हो तो ऐसा इंसान उदार दिल होगा, कला, एंटरटेनमेंट, थिएटर, फिल्म लाइन उसमें बहुत अच्छा करेगा। संतान भी वो आसानी से होंगी और अनेकों संतान होंगी। इसके अलावा वो चतुर भी होगा, दयालु भी होगा, विद्वान होगा, संगीत प्रेमी होगा, स्नेही स्वभाव का होगा और बोलने में भी बहुत मधुरभाषी होगा। अब शुक्र की तो एक ही दृष्टि है तो वो 11th हाउस भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आय में उत्तरोत्तर तरक्की होती रहती है। ऐसे इंसान को आय प्राप्त करने में स्त्रियों की सहायता से भी पैसा प्राप्त होता है। जैसे आपने शाहरुख खान जी के बारे में देखा होगा कि उन्होंने पहले जो एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी ड्रीम वर्क्स, वो जूही चावला के साथ की थी। फिर बाद में उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ही की है। तो ऐसे इंसान को स्त्रियों से भी लाभ होता है, तो ये भी एक बात है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मित्र राशि, अगर शुक्र यहाँ पे मित्र राशि में हो, अपनी राशि में उच्च राशि में हो, तो ऐसे इंसान को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, कला में बहुत बहुत अच्छा करता है, बहुत फेमस होता है। ऐसे इंसान को संतान सुख भी इजीली प्राप्त हो जाता है, विद्वान भी होगा। यानी अगर वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी हो लेकिन उसको विद्वानों वाला जो एक फीलिंग होती है ना, कि लोग कहते हैं आप विद्वान हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, आपके ने पढ़ाई क्या की, वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती। तो ऐसा होता है। ऐसा इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है, सहज होता है, सरल होता है। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे नीच राशि में हो या फिर शत्रु राशि में हो तो फिर शिक्षा में दिक्कत आएगी, उसे कार्य क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिल पाती इजीली, यानी असफलता मिलती है कार्य क्षेत्र में भी। तो दोस्तों शुक्र जो है नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे शनिदेव की। अब शनिदेव जो हैं ये तो क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सूर्य का घर है, इसके सबसे बड़े शत्रु शनि है। शनि आप देखिए यहाँ पे नीच के कहाँ हो रहे हैं, मंगल की राशि में। तो शनि को कहीं ना कहीं ये वाला घर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या देंगे। पाँचवें घर में अगर शनि होंगे तो ऐसा इंसान अस्थिर स्वभाव का होता है। वो व्यर्थ में घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, आलसी होगा, उदासीन होगा, मलिन होगा, ईर्ष्यालु होगा और चिंतित भी रहेगा। यहाँ पे अगर शनि बैठे होंगे तो ऐसा इंसान शंकालु स्वभाव का भी होगा, यानी वो शंका करेगा, दूसरों के ऊपर संदेह करेगा और बोलने में भी बढ़ चढ़ कर बोलेगा। अब दृष्टि की बात करें, शनिदेव की एक तीसरी दृष्टि है, एक सातवीं है, एक 10वीं दृष्टि है। अब शनिदेव की जो सेवन्थ आस्पेक्ट 11th हाउस पे पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपनी जो आय अर्जित करने में उसे दिक्कत आएगी, यानी जो डेली इनकम या पैसा जो भी कमाने वाला होता है चीज़ें, उसमें उसे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। व्यापार में उसको नॉर्मल लाभ होगा, यानी साधारण लाभ होगा और उसे व्यवसाय में अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। यानी ऐसा आप कह सकते हैं कि नौकरी में वो व्यवसाय से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों पंचमस्थ शनि की जो थर्ड आस्पेक्ट है ये पड़ेगी 7th हाउस की, जिसकी वजह से पत्नी से या स्पाउस से वैचारिक मतभेद होंगे। शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, आप जानती हैं, जिसकी वजह से फैमिली लाइफ में अनबन रहेगी। और क्योंकि बिजनेस पार्टनर के भी लिए भी ये घर देखा जाता है 7th हाउस, तो यहाँ पे भी इसकी वजह से बिजनेस पार्टनर से भी कुछ अनबन रहेगी। अब शनि की जो 10th आस्पेक्ट है ये सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस पे जो आस्पेक्ट पड़ेगी उसकी वजह से पैतृक संपत्ति में कुछ दिक्कत आएगी, यानी उसे अपने फैमिली जो ट्री है या अपने कुटुंब है उससे भी उसको तनाव झेलना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे शनि अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो फिर ऐसे इंसान की एजुकेशन पूरी हो जाती है। वो बुद्धिमान भी होगा, पढ़ा लिखा होगा और लंबी सोच रखने वाला होगा। अच्छे संतान भी उसे प्राप्त होंगे। लेकिन शत्रु या नीच राशि में शनि हो तो वो अपने प्रयासों में लगातार परिश्रम करने पर भी बहुत सारी बाधाओं के बाद बस थोड़ी ही सफलता प्राप्त कर पाता है। जातक को संतान सुख में भी कमी आएगी और प्रेम संबंधों में भी निराशा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मंथली वीडियोस में मैं जैसे बताता हूँ, जब भी शनि यहाँ से ट्रांजिट करते हैं तो ऐसा इंसान संतान ना हो तो संतान गोद लेने के बारे में सोचता है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो संतान तो है लेकिन कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़ के और वहाँ पे जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वहाँ कुछ डोनेशन करेगा, या उनमें किसी बच्चे को वो ऐसे अडॉप्ट कर लेगा कि मैं उसको महीने पर पैसे देता रहूँगा। तो शनि का 5th हाउस में एस्पेक्ट ये रिजल्ट देता है।
और क्योंकि ये बोरिंग प्लेनेट है तो इसलिए फिफ्थ हाउस में शनि बैठे तो ऐसा इंसान प्रेम में भी सोचेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, यानी वो प्रेम विवाह में भी उसे अरेंज मैरिज की तरह से ही सोच रहा होगा कि मेरे लिए कैसे ये ठीक है या नहीं है, इतनी कैलकुलेशंस करेगा। दोस्तों शनिदेव के बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं राहु देव की। अब राहु तो है राक्षस और फिफ्थ हाउस जो है ये वैसे ही सूर्य का है जो इनके प्रबल शत्रु हैं। तो राहु क्या रिजल्ट देंगे फिफ्थ हाउस में? यहाँ पे राहु जो है ये माया फैलाने का काम करता है, तो राहु इंसान को फेमस बनाएगा लेकिन अहंकारी भी बनाएगा। वो व्यवसाय या विद्या के लिए उचित विषय का जो होता है ना कि मैं क्या लाइन में पढ़ाई करूं, तो माया क्योंकि इल्यूजन क्रिएट करते हैं तो वो किसी दूसरी लाइन में चला जाता है जिसमें वो चाहता है उसकी वजह से, यानी सोचेगा तो मैं इधर जाऊं लेकिन वो कहीं कोई और डायरेक्शन में चला जाएगा। तो पढ़ाई में भी काफ़ी प्रयास के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाता है ऐसा इंसान। लेकिन ये यहाँ पे बैठा राहु इंसान को दूसरे का माइंड रीड करने के लिए गजब की शक्ति देता है। यानी फिफ्थ हाउस में अगर राहु होगा, आप अपनी कुछ चीज़ों से झेल रहे हैं तो आप उनको मिलने जाएंगे तो वो आपको देख के आपकी बातें सुन के समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जो साइकिक्स हैं, माइंड रीडर्स हैं, उनके लिए यहाँ बैठा राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या आप कह लीजिए साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, तो उनके लिए। तो दोस्तों अब अगर यहाँ यहाँ पे राहु बैठा होगा तो राहु की दृष्टि 11th हाउस से पड़ेगी जिसकी वजह से उसके जो आय है उस पर अचानक बहुत बड़ा लाभ होता है। और कई बार लेकिन इंसान को चली जो पैसा जो आता है वो चला भी तुरंत जाता है। तो राहु ऐसे आकस्मिक होने वाले घटनाओं का वो करते हैं। जैसे मैं कभी कभार बोलता हूँ किसी जैसे कोई पूछता है कि मेरी कुंडली में लॉटरी का योग है या नहीं है, तो फिफ्थ हाउस पे राहु हो या 11th हाउस में हो या राहु 8वें घर में हो, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे राहु एकदम से पैसा दिलाने का यानी विंडफॉल गेन का योग बना देता है। अब अगर राहु मित्र राशि में हो, क्योंकि इसकी अपनी राशि तो है नहीं, तो मित्र राशि 2 नंबर 3 नंबर है और 8 और 9 नंबर इनकी नीच राशि है। तो राहु अगर मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो तो ऐसे ऐसे राहु की वजह से ऐसा इंसान काफ़ी फेमस बनेगा। वो जो भी काम करेगा उसमें उसका भाग्य पूरा साथ देगा। तो राहु यहाँ बैठा अगर मित्र राशि में हो तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, यानी जनता का धन प्राप्त करने का भी योग बना देगा। लेकिन अगर राहु शत्रु या नीच राशि में हो तो उसकी संतानें या तो बीमार होंगी या उनके अंदर गुण अच्छे नहीं होंगे, उनसे वैचारिक मतभेद उनका रहेगा। और ऐसा इंसान कभी कभार इनकी संतानें ये आपस में ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी न्यूज़ में आप सुनते हैं कि किसी बेटे ने या बेटी ने अपने ही मदर को कष्ट दिया, अपनी फादर को कष्ट दिया। तो फिफ्थ हाउस में राहु होता है तो ऐसी दिक्कतें होती हैं इंसान के साथ, यानी उसके अपने बच्चों से ही उसे कष्ट उठाना पड़ता है। और अगर यहाँ पे राहु शत्रु राशि नीच राशि में हो तो दोस्तों ये क्योंकि हमारे रोमांस वगैरह लव अफेयर्स का भी घर है, तो ऐसा इंसान अनेकों अनेक या मोर देन वन रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल बनाना उस सब में भी जा सकता है। और राहु क्योंकि कोई लिमिट नहीं देखता, तो ऐसा इंसान जैसे कई लोग होते हैं जो ऐसी इन सब चीज़ों के पीछे पैसा भी खर्च करते हैं और उसमें कोई भी लेवल क्रॉस करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो राहु फिफ्थ हाउस का ऐसा रिजल्ट देता है अगर शत्रु या नीच राशि में हो। अब दोस्तों आ जाते हैं लास्ट, केतु देव। केतु देव जो हैं वो 8 और 9 में उच्च के होते हैं और 2 और 3 में नीच के होते हैं। केतु देव अगर क्योंकि केतु जो है ये इनका सर नहीं है, बुद्धि है, जहाँ भी बैठते हैं प्यास क्रिएट करते हैं। यानी इंसान उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे पास ये हो या ना हो ऐसे करके। तो फिफ्थ हाउस में अगर केतु होंगे तो ऐसा इंसान सुखी और भाग्यशाली बनेगा और उन्नति की ओर बढ़ेगा। क्योंकि ये घर जो है ये बुद्धि का है, कॉलेज की लाइफ का है, तो जो चीज़ प्राप्त नहीं हुई उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यानी वो ये इन सब चीज़ों को करके वो सुखी और भाग्यशाली बनेगा। ऐसे इंसान को जो भी पब्लिक डिबेट्स होती हैं या जैसे मैंने अभी अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट बनाया था कि मंगल और सूर्य साथ में है तो कॉन्फ्लिक्ट विद अथॉरिटी का योग बनता है। तो ऐसा जो इंसान होगा फिफ्थ हाउस में केतु, उसे जो भी विवाद के विषय होते हैं उसमें अगर वो पड़ जाएगा तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी आपने डिबेट्स में देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो पोल पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, यानी सब जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और फिर बाकी सब लोग पागल हो जाते हैं कि हमें इसको समझाना है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो विवाद के विषयों में ऐसा इंसान बड़ा अच्छा रिजल्ट लेता है केतु की वजह से। अब केतु अगर मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो,
तो ऐसे इंसान की विद्या अच्छी होगी, संतान के क्षेत्र में उसे अच्छे लाभ मिलेंगे, यानी संतान गुणी होगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शत्रु और नीच राशि में अगर केतु होंगे तो संतान सुख में कमी आ जाएगी। और हो सकता है कि वो कई लोगों के अंदर प्रेफरेंस होती है कि हमें तो मेल चाइल्ड ही चाहिए, तो उनके केस में फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत मेल चाइल्ड के लिए आएगी। लेकिन दोस्तों संतान जो भी होंगी वो आज्ञाकारी होंगी अगर ये मित्र राशि में हो, लेकिन अगर नहीं हो यानी शत्रु या नीच राशि में हो तो फिर संतान इनकी बात नहीं मानेंगी। अब दोस्तों केतु की तो सरी नहीं है तो दृष्टि नहीं होती, तो इसलिए उनकी दृष्टि की कोई बात ही नहीं है। तो इन जनरल हमने देखा ये एक लक्ष्मी स्थान है, जैसा आप जानते हैं केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 और 5 और 9, इनको विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहा जाता है और केंद्र दोनों में ही आता है। तो यहाँ पे जैसे मैं जब भी मंथली वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर कहता हूँ। अगर किसी कुंडली में ये तीनों घर अच्छे हों, इनके मालिक उच्च के हों, अपनी राशि में हों, वेल प्लेस्ड हों, तो ऐसे इंसान की कुंडली वैसे ही बहुत मजबूत हो जाती है। और फिफ्थ हाउस तो हो गया पूर्व पुण्य का। अब जिसके पूर्व पुण्य अच्छे हैं उसे अच्छे कर्म करने चाहिए, तो उसका आने वाला जन्म और अच्छा हो जाएगा, या हो सकता है मोक्ष प्राप्ति हो जाए। अगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं है या उसके अंदर अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं तो आपको फिर और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आप बाकियों के मामले में अपने आप को वो कंपनसेट कर सकें। तो ऐसे कर्म करें, अच्छी पढ़ाई करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे बैठे कोई भी ग्रह की जो आस्पेक्ट है 11th हाउस में पड़ती है, जो हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो? आपके फिफ्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नीचे जो ड्रॉप बॉक्स के नीचे वो कमेंट्स वाला होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।